हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 और जिसका टाइटल है पॉपुलेशन कंपोजिशन। देखिए दोस्तों, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई चीज किस किस फैक्टर से मिलके बनी है, तो वही मतलब है पॉपुलेशन कंपोजिशन का। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में एक्चुअली हम लोग कई सारी चीजें पढ़ते हैं। वहां पे मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, अर्बन एरिया में कितने लोग रहते हैं, रूरल में कितने रहते हैं, ऑक्यूपेशन वो कौन कौन सी होती है, किस किस तरह का एज ग्रुप वहां पे होता है, ये सारी की सारी चीजें हमारी, वहां पे लिटरेसी रेट क्या है, हमारी पॉपुलेशन कंपोजिशन को डिसाइड करता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलिए सीधा शुरुआत करते हैं। कहता है कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो हर कंट्री की पॉपुलेशन का कैरेक्टर अलग अलग होता है। इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसका कैरेक्टर अलग है, यू अमेरिका में जो है उसका कैरेक्टर अलग अलग होता है ना। वहाँ पे कितनी एज के लोग रहते हैं, वहाँ पे मेल फीमेल का सेक्स रेशियो क्या है, कितने लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, कितने लोग रूरल एरिया में रहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, काम धंधा कौन से करते हैं, क्या ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं या फिर सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, उनका एजुकेशन का लेवल कैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो कितने साल तक जी सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हर कंट्री में अलग अलग होती हैं, जो हमारे पॉपुलेशन कंपोजिशन को, मतलब पॉपुलेशन कंपोजिशन में उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्स कंपोजिशन के बारे में, मतलब वहां पे मेल और फीमेल उसकी रेशो के बारे में बात करते हैं, बेसिकली सेक्स रेशो के बारे में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ वीमेन and men in a country is the important demographic characteristics. The ratio between number of women and men in a population is called the sex ratio. What is the meaning of sex ratio? कि वहां पे 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल रहती हैं। हालांकि मोस्टली दुनिया में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि 1000 फीमेल पे कितनी मेल्स हैं, लेकिन इंडिया में थोड़ा उल्टा है। इंडिया में हम लोग 1000 मेल के ऊपर फीमेल को काउंट करते हैं कि भैया अगर वहां पे 1000 मर्द हैं अगर, तो वहां पे कितनी औरतें हैं, 800 हैं, 900 हैं, 1000 है या 1000 से ज्यादा है। तो इंडिया में हमारा जो है फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा होता है, ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1000, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। अब देखिए सेक्स रेशो जो है, अगर आपको किसी भी जगह की, किसी भी कंट्री की पता है, उसके बेसिस पे आप वहां के वीमेन का क्या स्टेटस क्या है सोसाइटी में, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कहीं पे सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है, इसका मतलब वहां पे वीमेन का जो स्टेटस है वो अच्छा है, चाहे वो सोशल टर्म में हो, कल्चर टर्म में हो, इकोनॉमिक टर्म में हो, पॉलिटिकल टर्म में हो, हेल्थ के टर्म में हो, किसी भी टर्म में हो। अगर वहां का सेक्स रेशियो खराब है तो इसका मतलब वीमेन का जो सोसाइटी में स्टेटस है वो भी अच्छा नहीं है, इस बात का ये मतलब होता है। ठीक है, देखिए आगे कहता है इन रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है वहां पे सेक्स रेशो जो है अनफेवरेबल होता है। अगर कहीं पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वहां पे हमेशा आपको महिलाएं कम देखने को मिलेंगी, पुरुष ज्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हो। उन एरियाज में जो है फीमेल फिटिसाइड होता है, मतलब जब बेबी माँ के पेट में होता है और अगर पता चल जाता है कि वो फीमेल है पेट में, है ना, वो जो बेबी है वो गर्ल है, गर्ल चाइल्ड, तो उसको जो है अबॉर्शन करवा दिया जाता है। मेल्स का नहीं करवाया जाता, फीमेल का करवा दिया जाता है। फीमेल इनफेंटिसाइड मतलब जैसे ही अगर लड़की पैदा होती है तो उसको मार दिया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा होता है वीमेन के अगेंस्ट में। तो ऐसी कंट्री में जहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वहां पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, और इसी वजह से वहां पे जो सेक्स रेशो है वो भी वीमेन के फेवर में नहीं होता, अनफेवरेबल होता है। ठीक है, आगे कहता है वन ऑफ द रीजंस कुड बी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, डेफिनेटली वो बात तो है ही, लेकिन ऐसी जगह पे जहां पे वीमेन का स्टेटस अच्छा होता है, ठीक है, वहां पे वीमेन की पॉपुलेशन भी डेफिनेटली ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है, कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि वीमेन की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू मैन। तो ये हमेशा जो है सोशल स्टेटस की बात भी नहीं होती है। कई बार किसी पर्टिकुलर जगह से ज्यादा जो पुरुष होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, काम की तलाश में माइग्रेट करते हैं। तो जब पुरुषों ने माइग्रेट कर लिया तो पीछे से कौन बची? महिलाएं बची।
कई बार इस रीजन की वजह से भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे मान लो केरला का आप यहाँ पे एग्जांपल ले लो। केरला में इंडिया में सबसे बढ़िया जो है सेक्स रेशो माना जाता है, मतलब वहाँ पे फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। तो वहाँ पे देखिए वो रीजन भी है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तो वीमेन का बेटर है ही वहाँ पे। उसके अलावा माइग्रेशन भी केरला में एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे पुरुष जो है वो मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं, कतार वगैरह में काम करने के लिए, जिसकी वजह से स्टेटस जो है अच्छा हो जाता है। ठीक है, कहता है ऑन एन एवरेज जो वर्ल्ड का सेक्स रेशो हो वो कितना है, 102 मेल्स एंड 100 फीमेल्स। दुनिया में ओवरऑल 100 मर्दों के ऊपर 102 महिलाएं होती हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। आप यहां पे लातविया का एग्जांपल ले सकते हो। लातविया में 1000 फीमेल के ऊपर सिर्फ 85 मेल है, मतलब वहां पे मेल्स कम है, फीमेल्स ज्यादा है। उसके अलावा आप कतर का एग्जांपल लीजिए। कतर में एक मतलब 100 फीमेल के ऊपर 311 मेल्स हैं। आप ये कह सकते हो कि कतर की टोटल पॉपुलेशन में महिलाओं की जो संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 25% से 30% है, बाकी 65-70% वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेल्स हैं। मतलब महिलाएं बहुत कम आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ का क्या रीजन हो सकता है? कतार वगैरह में, या जब यूएई की बात करते हो, कतार की बात करते हो, यहाँ पे जो मेल की पॉपुलेशन का रीजन इतना ज्यादा है ना, वो यहाँ पे माइग्रेशन है। बहुत सारी कंट्री से, स्पेशल साउथ एशियन कंट्री से, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से बहुत सारे मेल यहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से इन कंट्रीज की जो सेक्स रेशो है वो मेल की फेवर में हो गई है। महिलाएं वहां पे काफी कम हो गई है, मतलब 25% सिर्फ महिलाएं हैं, 75% तो सिर्फ मेल है वहां पे। ठीक है, तो ये अलग अलग एंगल हो सकता है। कहीं पे वो स्टेटस की वजह से भी कम ज्यादा हो सकता है, और कहीं पे वो माइग्रेशन की वजह से भी कम या ज्यादा हो सकता है। कहता है द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशन इन द डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, डेवलप्ड रीजन में जो है अलग अलग वेरिएशंस पाई जाती हैं। कहीं पे अगर आप पूरी दुनिया की अगर बात करो ना, 139 कंट्रीज में फीमेल की फेवरेबल कंडीशंस हैं, मतलब वहां पे फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल। लेकिन 72 कंट्रीज में वीमेन के अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, मतलब वहां पे मेल ज्यादा है, फीमेल कम है। ऑल ओवर द वर्ल्ड की वो बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ज्यादातर देशों में, 140 के लगभग कंट्रीज में वीमेन की फेवर में जो है कंडीशंस पाई जाती हैं। तो एक अच्छा साइन है, इसको डेफिनेटली और ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है। एशियन जो कंट्री है ज्यादातर, जैसे चाइना है, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह में यहाँ पे लो सेक्स रेशियो पाई जाती है, और इसका रीजन आप समझ ही सकते हो। इन कंट्रीज में लो सेक्स रेशियो का सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पे मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू फीमेल, चाहे वो लेबर फोर्स में हो, चाहे वो, क्योंकि पैट्रियार्की यहाँ पे काफी ज्यादा डोमिनेट करती है, इवन चाइना में भी, राइट। तो क्योंकि वहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी है, तो लोग सोचते हैं कि जब एक ही बच्चा करना है तो वो लड़का ही क्यों ना कर लिया जाए, तो लड़की को वहां पे पैदा नहीं होने देते। चाइना में भी इंडिया के जैसा ही मेल डोमिनेट सोसाइटी है, वहां पे मेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, आगे करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जब आप यूरोप की बात करते हो, जब नॉर्थ अमेरिका की बात करते हो, जब ईस्टर्न यूरोप की बात करते हो, यहां पे वीमेन का स्टेटस जो है अच्छा है, जिसकी वजह से वहां पे सेक्स रेशियो भी वीमेन के फेवर में है। जब जापान की बात करते हो, यूरोप की बात करते हो, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज की बात करते हो, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, इसी वजह से वहां पे सेक्स रेशियो काफी अच्छा माना जाता है। ये तो हो गया सेक्स रेशियो के बारे में। अगला जो हमारा कंपोजिशन आता है वो आता है एज स्ट्रक्चर। ठीक है, अलग अलग एज के लोग जो है वहां पे रहते हैं, कुछ अर्बन एरिया में, कुछ रूरल एरिया में, ओवरऑल कंट्री में जो रहते हैं। तो यहाँ पे जो 15 साल से 59 ईयर्स के बीच का जो एज ग्रुप होता है, ये जो एज ग्रुप होता है वो वर्किंग क्लास होती है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट क्लास होती है। लेकिन 15 साल से कम वाले और 60 साल से ज्यादा वाले, ये होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, क्योंकि वो काम तो करते नहीं है, वो डिपेंड करते हैं 15 से 59 ईयर्स वालों के ऊपर। अगर किसी कंट्री में ज्यादातर लोग 60 साल से ऊपर हैं, तो मतलब वहां की पॉपुलेशन जो है बूढ़ी हो रही है। एजिंग पॉपुलेशन की बात करते हैं, एजिंग पॉपुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो हेल्थ वगैरह है, फैसिलिटी उनको मिलती है, इस वजह से वो जो है लंबी उम्र तक जो है जी सकते हैं। जापान इसका एग्जांपल है, जर्मनी इसका एग्जांपल है ना। तो वहां पे जो है बूढ़ों की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हो रही है।
Similarly, high proportion of the young population would mean that the region has a high birth rate and the population is youthful। आप यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो, है ना। इंडिया में हमारी बहुत बड़ी परसेंटेज जो पॉपुलेशन की है वो यंग पॉपुलेशन है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में हाई बर्थ रेट है, तभी तो यंग लोग ज्यादा है ना। यस। एज सेक्स पिरामिड की अगर बात करें तो ये पिरामिड क्या है, देखिए पिरामिड जो है वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। पिरामिड आपने सभी ने फिल्मों वगैरह में या कभी ना कभी तो देखा ही होगा। तो इसका एक बेस होता है, एक इसका टॉप होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेल और फीमेल की पॉपुलेशन को पिरामिड के थ्रू जो है शो कर सकते हैं, और उस पिरामिड के थ्रू हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कंट्री में पर्टिकुलरली पॉपुलेशन का क्या स्ट्रक्चर है। क्या वहां की पॉपुलेशन यंग है, क्या वहां की पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज है, अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। देखिए कहता है तो नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल के बारे में वो दिखाता है। इसमें जैसे आप कोई भी एक ले सकते हो, जैसे आपने मान लो ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चेक वाली साइड है ये है मेल वाली, और ये है आपकी फीमेल वाली साइड है। और जो आपको ऊपर नजर आ रहा है देखिए ये आपका एज ग्रुप है, 0 से 4, 10, 15, 25, 29, 50, 54, 70, 74, ये एज ग्रुप है। और लेफ्ट साइड में मेल है और राइट साइड में जो है वो फीमेल है। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, ये नाइजीरिया का एग्जांपल दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप जो है इस ब्रैकेट को देखिए यहाँ से, तो 0 से 4 से लेके 15 से 19 तक देखिए, ये जो बेस है वो काफी ब्रॉड है। आप और भी कम देख सकते हो, आप 0 से 4 वाला भी देख सकते हो। 0 से 4 वाला जो बेस है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। इसका मतलब ये है कि वहां पे हाई बर्थ रेट है, बच्चों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन जब जैसे ही आप ज्यादा ओल्ड एज में जाते हो, ये जो ग्राफ है पिरामिड का ये काफी नैरो है। इसका मतलब वहां पे ओल्ड एज कम लोग रहते हैं, यंग लोग ज्यादा रहते हैं, छोटे बच्चे और यंग लोग ज्यादा रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां की पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है। देखिए सीधी सी बात है, जहां पे बच्चे ज्यादा होंगे मतलब हाई बर्थ रेट है, और हाई बर्थ रेट जहां पे होती है वहां की पॉपुलेशन एक्सपैंड करती है। तो इस तरह का अगर आपको कोई अगर पिरामिड दिखाई दे तो समझ जाना कि ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का पिरामिड होता है। एग्जाम में वो कई बार दे सकता है आपको इस तरह की चीजें। तो ये पिरामिड कैसा होता है, ये बेस पे ब्रॉड होता है और टॉप पे नैरो होता है। तो ये जैसे नाइजीरिया का यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल ले लिया है। जनरली जो जो थोड़ी कम डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो जैसे अफ्रीकन कंट्रीज की आप बात करो, बांग्लादेश की बात करो, इवन इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा इसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। यहाँ पे यंग लोग ज्यादा हैं, बूढ़े लोग कम हैं, और इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड। दूसरा पिरामिड आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला। तो ये ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड उन्होंने लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एज ग्रुप जो है वो सेम दिया हुआ है। आपका जो लेफ्ट साइड में है मेल है, राइट साइड में फीमेल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो बेस है, मतलब जो यंग लोगों वाला बेस है, वो उतना ज्यादा ब्रॉड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो लो बर्थ रेट है, लो बर्थ रेट है। अगर ज्यादा बर्थ रेट होती तो ये बेस बहुत ज्यादा ब्रॉड होता, सिंपल सी बात है। लेकिन आप यहां पे देखिए, इसको देखिए यहां पे, तो ये जो 30 से लेके 40 के बीच वाली पॉपुलेशन है, इसका बेस काफी ब्रॉड है। मतलब यहां पे जो एवरेज पॉपुलेशन है वो 35 के आसपास है। फिर थोड़ा सा आप ऊपर जाइए, ये 60 के लगभग जाइए, इसका मतलब वहां पे 60 वालों की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। तो यहां पे जो बर्थ रेट है वो कंपैरेटिवली कम है, और जो थोड़े से यंग एज वाली साइड के लोग हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं। और ओल्ड एज में जो पॉपुलेशन है वो भी जो है ठीक ठाक है, मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो इस तरह का जो पॉपुलेशन का आपका ग्राफ होता है ना, पिरामिड होता है, वहां पे कांस्टेंट पॉपुलेशन होती है। कांस्टेंट पॉपुलेशन का मतलब ये है कि भैया जितनी आपकी बर्थ रेट होती है लगभग लगभग उतनी ही आपकी डेथ रेट होती है। तो पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती है, जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का इन्होंने एग्जांपल दिया। तो एक हमारे पास ये वाला ग्राफ हो गया, एक हमारे पास ये वाला ग्राफ होता है। देखिए ये वाला ग्राफ होता है, तो इसमें आप बेस देखिए, ये वाला जो बेस है, बेस जो है वो कंपैरेटिवली काफी नैरो है एज कंपेयर टू मिडल पार्ट। तो बेस नैरो होने का मतलब ये होता है कि यहां पे बर्थ रेट काफी कम है, ठीक है। और ऊपर जाके देखिए तो डेथ रेट भी जो है काफी ज्यादा है। तो बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है, इसका मतलब यहां की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। तो जहां पे बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो पॉपुलेशन तो डिक्लाइन करेगी ही, है ना। ये जो काफी हाईली एडवांस्ड कंट्रीज होते हैं, है ना, जैसे जर्मनी का पे एग्जांपल लीजिए, जापान का पे एग्जांपल लीजिए, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज का एग्जांपल ले सकते हो। वहां पे आपको जो है एक इस तरह का पिरामिड देखने को मिलता है, ठीक है। जापान का एग्जांपल तो इन्होंने खैर ले ही लिया है। तो लो बर्थ रेट होती है,
ठीक है। और डेथ रेट भी काफी लो होती हैं क्योंकि वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह काफी ज्यादा पहुंच गई होती हैं, तो डेथ रेट काफी ज्यादा होने की वजह से ओल्ड एज आपको वहां पे लोग देखने को मिलते हैं, और जो नए बच्चे होते हैं वो काफी कम पैदा होते हैं, तो पॉपुलेशन जो है वो ओवरऑल डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वाला पिरामिड आपका होता है। अगला जो पिरामिड होता है वो होता है हमारा रूरल अर्बन कंपोजिशन, मतलब गांव में कितने लोग रहते हैं, शहरों में कितने लोग रहते हैं, उसके बारे में बात करता है। गांव की पॉपुलेशन और जो सिटीज की जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर काफी वेरिएशंस होती हैं। देखिए, गांव में जो सोशल कंडीशंस होती हैं, जो ऑक्यूपेशनल कंडीशंस होती हैं, लाइफस्टाइल होता है, एजुकेशन वो अलग तरह का होता है, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह। रूरल एरियाज में बिल्कुल अलग तरह का होता है, तो इसीलिए रूरल एरियाज में और अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन है वो भी काफी डिफरेंट होता है। देखिए क्या कहता है, कहता है इन जनरल टर्म्स रूरल एरियाज। अब रूरल एरिया कौन से होते हैं, अर्बन एरियाज कौन से होते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है ना। बहुत अब लोग टर्म का यूज तो वैसे ही कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली मतलब क्या है। रूरल एरिया का मतलब ये होता है कि जहां पे ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती है। प्राइमरी सेक्टर जैसे, वैसे तो प्राइमरी सेक्टर में हंटिंग और गैदरिंग भी आती हैं, बट जैसे माइनिंग में ज्यादातर चीजें जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, है ना। आपका हंटिंग, गैदरिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज की बेसिकली मैं बात कर रहा हूं। तो जहां पे ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं प्राइमरी, वो होता है रूरल एरियाज। लेकिन जहां के ज्यादातर लोग नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में या फिर सर्विस सेक्टर में, वो होता है आपका अर्बन एरिया, है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन तो आप ये बात कर सकते हो। कहता है द रूरल एंड द अर्बन डिफरेंसेस इन सेक्स रेशियो इन कनाडा एंड द वेस्ट यूरोप कंट्री इन द, इसका देखिए मतलब मैं आपको समझा देता हूं, आपको उसके लिए डायग्राम देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो ये चेक वाला आपको दिखा रखा है ब्लैक एंड व्हाइट, ये है आपका रूरल एरिया, लेकिन जो लाइनिंग वाला है ये है आपका अर्बन एरिया। ठीक है, अर्बन एरिया। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, तो कहता है फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, फीमेल पर 1000, तो ऊपर आपको जो नंबर दिखा रखे हैं ये फीमेल का नंबर दिखा रखा है पर 1000 मेल। तो अगर यहाँ पे आपको 1087 नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1087 फीमेल हैं, 1000 मेल हैं। अगर आपको यहाँ पे 968 दिखा रखा है, मतलब उस जगह पे 968 फीमेल हैं और 1000 मेल हैं। तो ये थोड़ा सेक्स रेशो आपको देखना पड़ेगा, फीमेल टू मेल सेक्स रेशो। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज देखिए, एग्जाम्पल आप जो है मैं कनाडा का एग्जाम्पल लीजिए, कनाडा का एग्जाम्पल लीजिए। तो कनाडा का एग्जाम्पल अब जो हम लोग लेते हैं, तो ये वाला तो आपका रूरल एरिया हो गया और ये वाला आपका अर्बन एरिया हो गया। अब यहाँ पे रूरल और अर्बन एरिया में सेक्स रेशो को देखिए। कनाडा के अंदर रूरल एरिया में सिर्फ 968 वीमेन है 1000 मेल्स के ऊपर, मतलब वीमेन कम है, मेल ज्यादा है। कनाडा की मैं बात कर रहा हूं रूरल एरिया में। कनाडा के में अर्बन एरियाज में फीमेल ज्यादा है, मेल कम है। फीमेल है 1069 और मेल है 1000। उल्टा है ना, शहरों में औरतों की संख्या ज्यादा है, गांव में औरतों की संख्या कम है। कनाडा की मैं बात कर रहा हूं। अब ये आप यहां पे जो है नेपाल का एग्जांपल ले लीजिए। नेपाल में क्या है, रूरल एरिया में महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष कम हैं। सिटीज में महिलाएं कम हैं, पुरुष ज्यादा हैं। तो यहां पे जो है फीमेल जो है वो कम है और मेल जो है वो ज्यादा है। सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, रूरल एरियाज की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब वो कनाडा की बात करते हो तो यहाँ पे फीमेल ज्यादा हैं और मेल्स कम है। ठीक है, मैं यहाँ पे अर्बन एरियाज की बात करता हूँ। तो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। कनाडा में, यूरोप के अंदर, फिनलैंड वगैरह, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सिटीज में फीमेल ज्यादा रहती हैं, मेल कम रहते हैं। जबकि वहीं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, है ना, अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पे सिटीज में मेल ज्यादा रहते हैं। क्योंकि इन सिटीज में, इन कंट्रीज में क्या है, मेल ज्यादा माइग्रेट करते हैं सिटीज की तरफ जॉब के लिए रादर देन फीमेल। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में रूरल एरिया से फीमेल्स ज्यादा माइग्रेट करती हैं अर्बन एरियाज में, इसीलिए वहां पे वीमेन ज्यादा है। एक अलग चीज यहां पे और है, डेवलप्ड कंट्री की जब आप बात करते हो वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि रूरल एरिया में होती है, मेल ज्यादा काम करते हैं रादर देन फीमेल। जबकि इंडिया वगैरह में, इंडिया पाकिस्तान कंट्रीज वगैरह बात करो, यहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में फीमेल भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। इसी वजह से बहुत सारी फीमेल वो गांव में ही रह जाती हैं, क्योंकि उनके पास एजुकेशन है नहीं, है ना, क्योंकि उनके पास स्किल भी नहीं है।
तो इसीलिए शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम है। तो ना तो शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और ना ही उनके पास रिक्वायर्ड स्किल है। इसीलिए इंडिया में फीमेल गांव से शहरों में माइग्रेट नहीं हो पाती हैं। अगर वो होती भी हैं तो वो शादी करके सिटीज में जाती हैं और वहां पे भी हाउसवाइफ्स होती हैं। ज्यादातर केस में मेल काम करता है, फीमेल पीछे से घर संभालती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। एक तो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं सिटीज के अंदर, दूसरी बात जो वहां के वीमेन होती है उनके पास स्किल होता है, एजुकेशन होती है। तो और क्योंकि सिटीज में सिक्योरिटी अच्छी होती है, सोशल इंडिकेटर्स बढ़िया होते हैं, हेल्थ फैसिलिटी होती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सोशल सिक्योरिटी वगैरह मिलती है, तो इसलिए वो सिटीज में माइग्रेट हो जाती हैं। तो इंडिया की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है, कनाडा की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल अलग है। यही जो है यहाँ पे अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो यही जो है आप यहाँ पे अपने एग्जाम में अगर आता है तो ये रीजन आप डेफिनेटली यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अगला जो कंपोजिशन वाला फैक्टर होता है वो होता है हमारा लिटरेसी। ठीक है, तो लिटरेसी तो बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है किसी भी पर्टिकुलर जगह की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का। वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वीमेन का कैसा है, मेल का कैसा है, एजुकेशन फैसिलिटीज वगैरह कैसी होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह क्या होती हैं, ये सब चीजें डिसाइड करती है वहां का लिटरेसी लेवल। इंडिया में किसको लिटरेट माना जाता है? इंडिया में जो 7 साल का बच्चा है या उससे बड़ी एज का जो बच्चा है, अगर वो किसी एक लैंग्वेज को लिख सकता है, उसको पढ़ सकता है और समझ सकता है, तो उसे हम लोग लिटरेट कहते हैं। अगर वो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता किसी भी एक लैंग्वेज को और बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकता प्लस माइनस वाली, तो उसको हम लोग इलिटरेट मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की। तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के बारे में उनको पहले मैंने बता ही दिया कि जो 15 से 59 ईयर के लोग होते हैं ये जॉब्स करते हैं, ये इंडिपेंडेंट और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ये वो ग्रुप होता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कई तरह की हो सकती हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सकती है, फॉरेस्ट्री एक्टिविटी हो सकती है, फिशिंग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, सर्विस, कम्युनिकेशन वगैरह वो सब चीजें होती हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मैंने आपको बता ही दिया है ना। प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग वो सब आता है। सेकेंडरी सेक्टर में आपका क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग आती है, राइट, बेसिकली ज्यादातर इंडस्ट्री वगैरह। और टर्शरी सेक्टर में क्या आता है? आपका ट्रेड आती है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वो सारी चीजें आपकी टर्शरी सेक्टर में आती हैं। टर्शरी सेक्टर के अलावा जो है एक और सेक्टर होता है जिसे क्वाटरनरी सेक्टर बोलते हैं, जिसमें आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सेक्टर वगैरह वो सब आता है। तो चार बेसिकली, वैसे तो हमारे पास प्राइमरी 3 ही सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी जो सेक्टर होता है इसे एक्चुअली सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। और सर्विस सेक्टर के आगे फर्दर 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका क्वाटरनरी सेक्टर और एक होता है आपका क्यूनरी सेक्टर। तो क्वाटरनरी सेक्टर में, जिसको हम लोग नॉलेज इकोनॉमी भी बोलते हैं, नॉलेज इकोनॉमी, तो आपका बेसिक जो एजुकेशन सेक्टर होता है या आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह होता है वो सब आपका नॉलेज इकोनॉमी का पार्ट होता है ना। लेकिन जो क्वाटरनरी सेक्टर होता है, क्यूनरी सेक्टर होता है, ये होता है डिसीजन मेकिंग वाला। तो जिसमें जो है मैनेजमेंट हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, है ना, वो सब आपका क्यूनरी, या फिर कंसल्टेशन सर्विसेज वगैरह होती हैं वो आपका क्यूनरी सेक्टर में आती हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इतना समझना है कि जो क्वाटरनरी सेक्टर और क्यूनरी सेक्टर होता है ये भी सर्विस सेक्टर का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, और जो लोग सर्विस सेक्टर में होते हैं उसको जो है ये गोल्ड कॉलर जॉब वाले होते हैं। ठीक है, व्हाइट कॉलर भी बोल सकते हो, व्हाइट कॉलर जॉब। और व्हाइट कॉलर जॉब में भी जो ये क्यूनरी सेक्टर होता है ये गोल्ड कॉलर जॉब होती है। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो और तो मतलब आप भी गोल्ड कॉलर जॉब के लिए ही तैयारी करते हो बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा एज कंपोजिशन। ठीक है, लिटरेसी एंड ऑल दैट। उसके अलावा जो है अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत इसने बता रखा है। कहता है दिस इज बिकॉज ओनली द डेवलप्ड इकोनॉमी। तो देखिए डेवलप्ड इकोनॉमी जो है जैसे अमेरिका है, यूरोप कंट्रीज हैं बहुत सारी, वहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, है ना, क्यूनरी सेक्टर में, क्वाटरनरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इंडिया यहाँ पे एक बड़ा ही यूनिक सा एग्जांपल आप ले सकते हो। इंडिया में जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व हैं, बहुत कम लोग जो हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व या टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब आप जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करते हो तो हमारे यहाँ पे जो ज्यादातर मेजर जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से आता है? वो आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से या और सर्विस सेक्टर से। ज्यादा तो सर्विस सेक्टर से आता है और थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, और बहुत कम आपका प्राइमरी सेक्टर से आता है। तो इंडिया में थोड़ा सा सिस्टम में उल्टा है।
लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करो, वहां पे ज्यादातर लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो सर्विस सेक्टर में ही होती है। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी सर्विस सेक्टर में होता है। इंडिया में उल्टा है। इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट ज्यादातर जनरेट की जाती है वो प्राइमरी सेक्टर में है, बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर, और ज्यादातर जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन होता है वो सर्विस सेक्टर से आता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है, बेसिकली जो एग्रीकल्चर है, वहां पे जरूरत से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इंडिया में प्राइमरी सेक्टर से लोगों को निकाल के उनको सर्विस सेक्टर में शिफ्ट करना है। और ये कैसे होगा? ये होगा जब आप उनको स्किल दोगे, जब आप एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करोगे, तब लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करने की बजाय सर्विस सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करेंगे। तो इससे एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन कम होगा, दूसरी बात हमारी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का और सर्विस सेक्टर का, और लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में जो सैलरी होती है वो कंपैरेटिवली काफी अच्छी होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर। तो दिस इज द गोल ऑफ द गवर्नमेंट दैट वी नीड टू शिफ्ट lots of people from primary sector to the secondary or tertiary sector, but this will happen only when we will provide them education and skill। और तभी हम लोग उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोल सकते हैं, तभी हम अपनी पॉपुलेशन को एक रिसोर्स भी बना सकते हैं। अगर हम उनको स्किल नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, तब वो हमारे लिए पॉपुलेशन एक बर्डन भी हो सकता है। तो अगर आपने पॉपुलेशन को एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्स बनाना है तो उसको आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी और स्किल देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था हमारा इस पूरे चैप्टर के बारे में, छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, अबाउट पॉपुलेशन कंपोजिशन। चलिए, जब हम लोग इंडिया पे आएंगे तो हम लोग इंडिया की स्पेशल पॉपुलेशन कंपोजिशन और स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करेंगे। चलिए, दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।